सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे हमारा हिंदी का अगला पाठ अध्ययन, लेसन थर्ड अध्ययन, जो श्री रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ है। अध्ययन होता क्या है? अध्ययन का अर्थ है पढ़ना। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। अध्ययन ज्ञान की वृद्धि और आनंद प्राप्ति का साधन तो है ही, यह हमारे आत्म संस्कार और चरित्र गठन में भी सहायक होता है। जब हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन पुस्तकों को पढ़ने से हमारे ज्ञान में वाधा तो होता ही है, वृद्धि होती है, हमें आनंद भी मिलता है। जैसे बच्चों को छोटी छोटी स्टोरी बुक पढ़ने में बड़ा ही आनंद मिलता है, तो ऐसे हमें आनंद की प्राप्ति भी होती है और साथ साथ हमारे आत्म संस्कार, हमारे संस्कार, हमारा चरित्र, इसका गठन भी होता है। अर्थात यह हमारे अच्छे चरित्र के लिए और हमारे आत्म संस्कार के लिए कि हमें क्या है, अच्छे अच्छे संस्कार मिलते हैं अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने से। तो अगर हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो यह हमारे चरित्र के लिए और हमारे आत्म संस्कार के लिए भी सहायक होती हैं। इस चैप्टर में जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने यही बताया है कि हमें अध्ययन कैसे करना चाहिए, अध्ययन कब करना चाहिए, अध्ययन के क्या क्या लाभ हैं। और सबसे पहले अध्ययन होता क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया कि अध्ययन का मतलब है पढ़ना। मेन जो इसका मीनिंग, हम जो अध्ययन का मीनिंग लगाते हैं वो जो हमारी क्या है, रीडर बुक में भी लिखा हुआ है, पाठ में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, अध्ययन ज्ञान की वृद्धि और आनंद की प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। अध्ययन क्या है? हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है और आनंद की प्राप्ति का हमारे लिए एक साधन है। वह आत्म संस्कार के विधान का एक अंग भी है, जो हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था कि यह जो अध्ययन है हमारे आत्म संस्कार मीन्स अपनी आत्मा की शुद्धि, हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। इससे अगर हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उससे हमारी आत्मा की शुद्धि भी हो जाती है। विधान का मतलब होता है ढंग या तरीका। यहाँ लिखा है ना कि वह आत्म संस्कार के विधान का एक अंग भी है, अर्थात अब हमारी जो है आत्मा की शुद्धि करने का एक ढंग भी है, ताकि हमारे अंदर बुरे विचार ना जाए। ठीक है, हमारा चरित्र जो है वो बुरा ना हो, हमारे अंदर जो है अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ घर कर जाएं। किसी जाति के साहित्य में गति प्राप्त करने का कोई और द्वार नहीं है। किसी जाति के साहित्य में गति का मीनिंग होता है आगे बढ़ना या फिर वेग। किसी भी जाति का जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, उसमें अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अध्ययन के सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं है। किसी जाति के भाव और विचार साहित्य में ही व्यक्त रहते हैं तथा उसी में उनकी उन्नति के क्रम का लेखा रहता है। अर्थात किसी भी जाति के जो भाव हैं वो उसके साहित्य में ही हम क्या है, व्यक्त रहते हैं, और किसी जाति के साहित्य की उन्नति भी क्या है, उसी में लिखी है, उसी के क्रम का लेखा। अर्थात क्रम मीन्स निरंतर, लेखा क्या है, चलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो किसी जाति का जो साहित्य लिखा हुआ है, किसी जाति या किसी भाषा में जो साहित्य लिखे, अच्छा साहित्य लिखे, अगर अच्छा साहित्य लिखा जाएगा और अच्छे जो साहित्य को बहुत सारे लोग पढ़ना पसंद करेंगे, इसी तरह से उस साहित्य की क्या है, उन्नति होगी। उन्नति मीन्स विकास होगा और इस तरह से उसका जो है क्रम चलता रहेगा।
मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभा संपन्न लोगों ने सिद्धांत स्थिर किए हैं। उन्हें जानने का साधन स्वाध्याय ही है। अब देखो यहाँ क्या कहा है राइटर ने कि मनुष्य जाति, हम सारे जो है मनुष्य जाति के हैं। मनुष्य जाति के सुख, उनके सुखों के लिए और उनके कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभा संपन्न होते हैं मान सम्मान प्राप्त व्यक्ति, जो संसार में मान प्राप्त कर चुके हैं, सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों ने सिद्धांत स्थिर कर दिए। क्या कर दिए? उन्हें जानने का साधन स्वाध्याय ही है। अर्थात अगर तुम स्वाध्याय मीन्स स्वयं पढ़ना, अगर तुम किसी चीज़ को क्या है जानना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, या क्या है अपने आप को ही पहचानना चाहते हो, तो क्या है स्वयं पढ़ना सीखो। कहने का मतलब अच्छी अच्छी पुस्तकों का चुनाव करो और फिर उसको पढ़ो। जो पढ़ता नहीं है उसे उसकी खबर ही नहीं रहती कि मनुष्य की ज्ञान परंपरा किस सीमा तक पहुंच गई है। कि जो इंसान पढ़ता नहीं, जिनको पुस्तकें पढ़ने का शौक़ नहीं है, या जो बिल्कुल भी पुस्तकों की तरफ या ज्ञान वाली बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो उन्हें ये खबर ही नहीं रहती कि मनुष्य की जो ज्ञान परंपरा है, मनुष्य जो है निरंतर ज्ञान में अपने में वाधा कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो वो किस सीमा तक पहुंच चुकी है। क्योंकि जब उन्होंने पुस्तकें ही नहीं पढ़ी तो उन्हें किसी बात का ज्ञान भी नहीं होगा। वह अंधकार में गिरता पड़ता है। ऐसा इंसान फिर क्या है अंधकार में गिर पड़ जाता है। अर्थात उसे क्या है किसी तरह का कोई भी उजाला दिखाई नहीं देता, वो भटकता रहता है। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में भटकता फिरता है। पगडंडियाँ होती हैं रास्ते, कि वो अपनी ज़िंदगी में टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भटकने लग जाता है और जति जति बोलकर जानता ही नहीं कि मनुष्य के श्रम में एक प्रशस्त मार्ग तैयार हो चुका है। अब कहते वो जति जति बोलता रहता है, जय जय बोलता रहता है, लेकिन वो जानता ही नहीं कि मनुष्य के श्रम अर्थात उसके परिश्रम से एक प्रशस्त मार्ग, प्रशस्त का मीनिंग होता है साफ रास्ता, जिसमें किसी भी तरह की रुकावट न हो। कि जब कोई इंसान लगातार कोशिश करता है, ठीक है, अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, तो उसके उस श्रम से रास्ता साफ हो जाता है। उसके जीवन में, उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं रहती। लेकिन जो इंसान रुचि ही नहीं रखता है ज्ञान में वृद्धि करने की, ज्ञान प्राप्त ही नहीं करता, तो ऐसा इंसान अंधकार में भटकता रहता है। अध्ययन से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। दैनिक होता है हमारा जो रूटीन है डेली का। अध्ययन अर्थात पढ़ने से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा, हमें क्या है शिक्षा भी मिलती है। जब हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे भी वहाँ से। और प्रेरणा जैसे क्या है किसी को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं उसे, ठीक है, तो हमें प्रेरणा भी मिलती है। हम प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं कि हमें ये काम करना है, अच्छा काम करना है, बुरा काम नहीं करना। अध्ययन से ही भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष होती है। अध्ययन अर्थात पढ़ने से ही भूतकाल अर्थात पास्ट, जो समय बीत चुका है, उसकी घटनाएं हमारे अंतःकरण मीन्स हृदय, हमारे हृदय में प्रत्यक्ष होता है सामने। अर्थात पढ़ने से ही भूतकाल की जो घटनाएं हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाती हैं। कहने का मतलब जैसे हमारी हिस्ट्री है, अब हम उस समय थोड़ा ना पैदा हुए थे, अगर पुस्तकों में वो हिस्ट्री लिखी हुई है, राजाओं के बारे में लिखा हुआ है, कौन कौन से राजा आए, ठीक है, तो हम उन पुस्तकों के माध्यम से ही वो ज्ञान प्राप्त कर सके हैं। उनके बारे में उन पुस्तकों के माध्यम से ही हमें पता चले।
तो जो भूतकाल की घटनाएं हैं वो हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में प्रत्यक्ष हो जाती हैं और उनमें बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति एवं उनके उत्थान और पतन का पता चलता है। और हमें जो बड़े बड़े राजा लोग थे, उनके राज्य थे, ठीक है, उनकी उत्पत्ति और उनके उत्थान, उत्पत्ति उत्थान होता है विकास और पतन होता है गिरावट। अर्थात उनके विकास की, उन्होंने कितना का विकास किया, कितना वो जीते, पतन उनकी हार, ठीक है, कितना का उनमें गिरावट आई, वो हार चुके थे। अध्ययन से ही हमें यह भी विदित होता है कि किस प्रकार मनुष्य की सभ्यता का प्रभाव कभी रुकता और कभी पीछे हटता है। अध्ययन अर्थात पढ़ने से ही, विदित का मीनिंग है पता चलना या ज्ञान होना, अर्थात पढ़ने से हमें यह भी ज्ञान होता है कि मनुष्य की जो सभ्यता है उसका प्रभाव कभी रुका है, कभी पीछे हटा है, अर्थात कभी वो विकास हुआ है उसमें, कभी थोड़ा सा वो गिरावट आई है, किंतु अनिवार्य वेग के साथ बहता हुआ आगे बढ़ता आया है, लेकिन कभी रुका नहीं। कभी विकास, कभी रुकावट आती रही, लेकिन कभी रुका नहीं। अनिवार्य, अनिवार्य होता है जरूरी, लेकिन अपने अनिवार्य वेग, वेग उसकी चाल, ठीक है, अनिवार्य चाल के साथ आगे बढ़ता ही आया है। और अनेक विघ्न बाधाओं को, विघ्न बाधाएं होती हैं मुश्किलें, और अनेक मुश्किलों को पार कर तथा भयानक कष्टों, भयानक जो बुरे कष्टों, दुख, आपत्तियाँ, आपत्तियाँ भी होती हैं, कष्ट होते हैं पीड़ा, और आपत्तियाँ भी होती हैं दुख पीड़ा। आपत्तियों को झेलकर मनुष्य कर्मश उन्नति करता रहता है। अर्थात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि देखो, ज्ञान में जो हम वृद्धि करते हैं, कुछ ना कुछ हम पढ़ते हैं, तो इससे क्या है, कभी विकास होता है, कभी हम जो हमारा जो है समाज है, सभ्यता है, मनुष्य सभ्यता है, वो पतन की ओर भी जाती है, लेकिन हमारा ये सफ़र आगे बढ़ता जाता है। कभी हमें क्या है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कष्टों का, दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मनुष्य इन कष्टों को झेल कर भी लगातार उन्नति करता रहता है। अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं। गंभीर होते हैं गहरे। हम घर बैठे ही जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं किसी विद्वान की लिखी हुई, तो हमें क्या है, उनके जैसे कोई संत लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उनके सत्संग में जाना कोई ज़रूरी नहीं होता, प्रत्यक्ष उनके सामने जाना ज़रूरी नहीं होता। हम उनकी पुस्तकों के द्वारा घर बैठे ही उनके जो गंभीर गहरे विचार हैं उन्हें जान सकते हैं और संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि हम घर बैठे ही महान जो पुरुष हैं हमारे, जो ऋषि मुनि हैं, या ये लगाओ कि महापुरुष सत्संग करते हैं जो, तो उनके सत्संग का लाभ हम घर बैठे ही ले सकते हैं। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से परिचित कराता है। अध्ययन में पढ़ना, वो हमें जो अध्ययन है वो हमें अतुल है, जिसकी तुलना ना की जा सके, ठीक है, अर्थात ऐसे ज्ञान भंडार से भी हमें वो परिचित कराता है जिसकी हम तुलना ही नहीं कर सकते। तो पुस्तकों में हमें ऐसे ज्ञान के बारे में भी पता चलता है। भवभूति और कालिदास, ये जो है हमारे राइटर हैं, प्रसिद्ध हिंदी के और संस्कृत के जो हमारे राइटर हैं। भवभूति और कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। अर्थात देखो, वैसे हम में से कोई भी ना जानता उन्हें, अगर वो क्या है, अपना जो ज्ञान है हमारे साथ ना बांटते, कुछ लिखते ना, तो हम आज तक उनको जान ही ना पाते। तो इसीलिए हम क्या है, इन महान जो हमारे राइटर हैं, इनको हम जान पाए हैं तो इनकी रचनाओं के द्वारा ही। जब हमारा जी चाहे तब जायसी की कहानी सुने। जायसी भी अपने क्या है, राइटर हैं हिंदी के। जब मन में आए अंधे सुर के प्रेम और चतुराई से भरे पद पढ़कर रसमगन हो जाएं,
जो है सुर मीन्स सूरदास जी, कि जब हमारा मन करता है तो हम अंधे, जो सूरदास जी थे वो अंधे थे, इसलिए उन्हें अंधे सुर बोला है। तो सूरदास जी के प्रेम और चतुराई से भरे पद, पद मीन्स उनके शब्द, उनकी पोइट्री पढ़कर हम क्या है, रसमगन हो जाते हैं, अर्थात आनंद में डूब जाते हैं। रसमगन का मीनिंग है आनंद में डूब जाते हैं। और जब चाहे गोस्वामी तुलसीदास की गंभीर गिरा से अपने उद्विग्न मन को शांत करने के लिए रामचरित देकर पुलकित हों। और जब हमारा दिल चाहे तो हमारे जो तुलसीदास जी हैं, हमारे हिंदी के जो है प्रसिद्ध हमारे राइटर हैं, तो अगर हमारा दिल करता है तो हम तुलसीदास जी की गंभीर गिरा मीन्स वाणी, उनकी गंभीर वाणी से अपने उद्विग्न होता है भटकते हुए मन को, जो हमारा मन व्याकुल सा रहता है, इधर उधर भटक रहा है, तो उनकी अर्थात तुलसीदास जी की लिखी हुई जो रामचरितमानस है, ठीक है, उनको पढ़कर हम अपने भटकते हुए मन को शांत भी कर सकते हैं। पुलकित का मीनिंग होता है वैसे प्रसन्न, अर्थात हम जब मन में शांति होगी तो नेचुरली मन हमारा क्या है, अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा, किसी तरह का कोई कष्ट क्लेश नहीं रहेगा, तो अपने आप ही हमारा मन क्या है, प्रसन्न होगा। तो जब हम देखते हैं कि हम जो है अशांत से महसूस कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़कर हम प्रसन्न हो जाएंगे और अपने भटकते मन को शांत कर लेंगे। पुस्तकों के द्वारा हम किसी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं, उतना उसके मित्र, पुत्र और कलत्र भी नहीं जान पाते। पुस्तकों के द्वारा हम देखो, अब राइटर का जो है, राइटर के बारे में पढ़ते हैं हम, राइटर के बारे में क्या लिखा है। स्टार्टिंग में जब भी कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले राइटर देखते हैं, राइटर कौन है उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उनका परिचय पढ़ते हैं, लेखक का परिचय, कवि का परिचय, कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उन्होंने क्या क्या जो है अपनी स्टडी की है, उन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्हें कौन से क्या है अवार्ड मिले, तो ये सब हम पढ़ते हैं। तो राइटर के बारे में जितना ज़्यादा हम जानते हैं, उतना तो उनके पास रहने वाले उनके मित्र, उनके पुत्र और कलत्र होता है उनकी पत्नी, अर्थात ये तीनों भी उनके बारे में इतना नहीं जानते जितना कि हम जान पाते हैं। चाणक्य पर जितना उसके पाठक विश्वास करते हैं, उतना उसके समय के लोग भी नहीं करते थे। जब चाणक्य हुए थे, चाणक्य नीति, ठीक है, ये सबने सुनी होगी, जब चाणक्य हुए थे तब कहते उस समय के लोग भी उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं करते जितना आज हम पाठक, ठीक है, उनकी पुस्तकें पढ़ने वाले उन पे विश्वास करते हैं। जो ग्रंथकार अपने जीवन काल में आसपास के लोगों से बोलने चालने में संकोच करते होंगे, वे अध्ययनशील पुरुष के निकट एकांत में अपनी पुस्तकों द्वारा अपने हृदय के सारे भावों को बेधड़क खोलकर प्रकट कर देते हैं। जो ग्रंथकार अर्थात जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, हमारे लेखक, हमारे कवि, वो कहते हैं अपने जीवन काल में जब वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, जब वो क्या है अपना जीवन जी रहे थे, उस समय वो अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ इतना ज़्यादा बोलते चलते नहीं होंगे। वो क्या है, संकोच, शर्म महसूस करते थे, ठीक है, वो इतना उनको अपने जीवन के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताते थे। लेकिन देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी क्या है स्वय जीवनी लिख देते हैं, ठीक है, तो जो उनकी जीवनी होती है, तो जीवनी में वो अपने ज़िंदगी की, अपने जीवन की हर एक घटना लिखते हैं। तो हम लोग पाठक जो हैं, पढ़ने वाले जो हैं, तो हमारे सामने वो अपने हृदय के सारे भाव बेधड़क, बिना किसी संकोच के बेधड़क खोलकर प्रकट कर देते हैं, अर्थात लिख देते हैं, और हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जितना कि उनके पास रहने वाले भी नहीं कर पाते। उनकी पुस्तकों द्वारा हम उन्हें पूर्ण रूप से देखते हैं। जब हम उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम उन्हें पूर्ण रूप से, पूरी अच्छी तरह से उन्हें पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने आ जाती है। उनकी सारी प्रकृति, वो कैसे थे, कैसा जीवन यापन उन्होंने किया, वो सब कुछ हमारे सामने आ जाता है।
विद्याभ्यासी पुरुष जो पढ़ता है, विद्याभ्यासी मीन्स पढ़ने वाला, जो पढ़ता है और पुस्तकों से प्रेम रखता है, संसार में उसकी स्थिति चाहे कितनी ही बुरी हो, उसे साथियों का अभाव नहीं खलता। बिल्कुल सही बात है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को क्या है, पुस्तकों को ही समर्पित कर दिया, कहने का मतलब जिसने अपना रूटीन बना लिया कि मैंने अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, मैंने कुछ ना कुछ पढ़ना ही है, मैंने अपने खाली समय का सदुपयोग करना है, तो फिर वो इंसान संसार में किसी व्यक्ति से किसी तरह की कोई चाह नहीं रखता। ठीक है, तो उन्हें अपने साथियों का अभाव होती है कमी की, उन्हें अपने साथियों की कमी नहीं खलती, अर्थात साथी हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों ने तो पुस्तकों को ही अपना साथी बना लिया है। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कहने का मतलब उसकी पुस्तकें, अर्थात जो व्यक्ति बाहर वाले लोगों से कोई मीन्स ज़्यादा नाता नहीं रखता, जो अपने आप को पुस्तकों के साथ जोड़ देता है, तो ऐसे लोगों की कोठड़ी, उसके कमरे में सदा ऐसे लोगों का वास अर्थात निवास रहता है जो अमर है। अमर मीन्स पुस्तकें क्या है, हमेशा अमर है। ठीक है, और उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने, अर्थात पुस्तकों में जो अगर किसी का मन उदास होता है तो हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, तो हमारी वो उदासी दूर हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या है, समझदार बन जाते हैं, हम उस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो जो पुस्तकें हैं वही उसके लिए सहानुभूति प्रकट करती हैं और उसे समझाती हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करके शांति और सुख का तत्व निचोड़ा है। कवि आपको पता है, हमारे पोएट, दार्शनिक फिलॉसफर हो गए, और विद्वान आप जानते हो, जिन्होंने प्रकृति के रहस्य, प्रकृति हमारा नेचर के रहस्य, प्रकृति क्या है, इसके रहस्य क्या है, इन सब का उद्घाटन अर्थात इनको सामने लाया। उद्घाटन मीन्स सामने लाना, सामने उद्घाटन करके शांति और सुख का तत्व निचोड़ा है। अर्थात उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को हमारे सामने लाकर रख दिया है और हमारे उग्र मन को क्या कर दिया, शांत कर दिया है। अर्थात पहले हमारे मन में ये उलझने थी कि हाँ, सोचते हैं हम, आप भी सोचते हैं ये नेचर कैसे बनी, ये पृथ्वी मीन्स जीवन कैसे संभव हुआ पृथ्वी पे। ठीक है, हम कहाँ से बने, कैसे बने, ये जो है पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, ये कैसे बने, हमारे मन में जो है ये प्रश्न उठते रहते हैं। लेकिन जो हमारे दार्शनिक हैं, उन्होंने कुछ हद तक प्रकृति के रहस्यों को हमारे सामने लाकर हमारे उन प्रश्नों को क्या है, उत्तर दे दिया है, हमारी जिज्ञासाओं को शांत कर दिया है। और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की था लगाई है, था मीन्स पता लगाया, जो बड़े बड़े महात्मा लोग हुए हैं हमारे संसार में, जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्य, आत्मा क्या है, आत्मा जो है भटकती रहती है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ी रहती है, उस आत्मा को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है जो परमात्मा का सिमरन करती है, परमात्मा की भक्ति में लीन रहती है, तो उस आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे महान जो हमारे महात्मा हुए हैं, महान लोग हुए हैं, उन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों के बारे में पता लगाया है। सदा उनकी बातें सुनने और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। अर्थात जो हमारे महात्मा लोग हैं, सदैव क्या है, मीन्स हमारी जो बातें सुनते हैं, जैसे सत्संग वगैरह करते हैं, और फिर अपनी पुस्तकों में उसका निचोड़ लिख देते हैं, उसको लिखते हैं, और हमारी जो शंकाएं होती हैं तो उनका समाधान, उनका हल क्या है, वो ढूंढ लेते हैं। क्योंकि हमारे मन में शंकाएं पैदा होती रहती, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो उन चीज़ों का समाधान करने के लिए वो हमेशा उद्यत मीन्स तत्पर या तैयार रहते हैं। पढ़ते समय हमें विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के मनोहर वाक्यों को
उनकी चमत्कारपूर्ण उक्तियों और विचारों को मन में संचित करते जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब हम पढ़ते हैं, हम किसी भी टॉपिक पे हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी राइटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं या किसी विद्वान की लिखी हुई अच्छी जो विचार है, अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी भावनाओं से लिखे हुए विचार हैं, उनको पढ़ रहे हैं, तो हमें कहते हैं उन व्यक्तियों के जो अच्छे अच्छे मनोहर मन को मोह लेने वाले जो वाक्य हैं, उनकी चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ, चमत्कार में चमत्कार पैदा कर देने वाली उक्तियाँ मीन्स कथन और विचार, उनको हमें क्या चाहिए कि हम उन्हें अपने मन में संचित करते जाएं। संचित मीन्स इकट्ठा, अच्छी अच्छी बातों को हम अपने मन में इकट्ठा करते जाएं, जिससे हमारे पास ज्ञान का ऐसा प्रचुर भंडार हो जाए कि उसमें से हम समय समय पर जब जैसा अवसर पड़े शांति, उपदेश और उत्साह प्राप्त कर सके। देखो, हम कहते हैं उनकी अच्छी अच्छी बातों को अपने मन में इकट्ठा करते जाए, और जिससे हमारे ज्ञान का ऐसा प्रचुर भंडार हो जाए, अर्थात हमारा ज्ञान जो है, ज्ञान का भंडार जो है वो बढ़ जाए, ज्ञान का भंडार लग जाए हमारे अंदर, हमें हर चीज़ के बारे में पता हो, और जब समय समय पर जैसा भी अवसर हो, अवसर के अनुसार हम वैसा ही क्या है उपदेश और उत्साह और शांति प्राप्त कर सकें। ठीक है, जैसे कई बार हमारा मन उदास हो जाता है, मन भटक जाता है, तो कुछ विद्वानों के लिखे हुए अच्छे वाक्य हम पढ़ते हैं तो हमें उससे शांति मिलती है। ठीक है, हमें अपनी क्या है मुश्किल का जो है हल मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर हम ज़्यादा खुश होते हैं, हमें कोई खुशी वाली बात हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, खुशी में क्या है अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आसपास को भूल जाते हैं, उस समय भी वो पुस्तकें, ठीक है, वो ज्ञान हमें याद करवाता है कि हमें अपनी सीमा में रहना चाहिए। तो ऐसे हम क्या है अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अच्छे महापुरुषों की जो उक्तियां हैं, उनके विचार हैं, उनके कथन हैं, उनको इकट्ठा करते रहते हैं, और अक्सर मौका पड़ने पर ही जो क्या है हमें सही लगता है उसी विचार को मन में हम लाकर अपने आप को शांत कर लेते हैं। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब हमारा मनोबल टूट जाता है, जो मैंने अभी बताया है कि हमारा मनोबल जो है टूट जाता है। मनोबल मीन्स हमारी हिम्मत कई बार हो जाता है, बार बार अभ्यास करने से भी हम असफल हो जाते हैं, तो हमारा जो है मन खराब हो जाता है, हमारी हिम्मत टूट जाती है और हमारी शक्ति जो है शिथिल हो जाती है। शिथिल का मीनिंग ठंडी पड़ जाना। जो हम पूरी शक्ति के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जो काम करते हैं, जब हम बार बार उसमें फेल होते जाते हैं तो वो क्या है ठंडी पड़ जाती है। और ऐसे समय में किसी पुरुषार्थी महात्मा, पुरुषार्थी अर्थात किसी पुरुषार्थ के बल पर जो है जो महात्मा बने, अर्थात जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, महात्मा लोग कहलाए हैं, ऐसे महात्माओं के उत्साहपूर्ण वचन, अर्थात उनके फिर क्या है वो हिम्मत वाले, उत्साह वाले, खुशी वाले या हमें ज्ञान वाले वचन हमें पुण्य उत्साह से भर देते। जब हम अपनी हिम्मत को खो बैठते हैं, हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो ऐसे महापुरुषों के जो वचन है पुण्य मीन्स दोबारा से हमारे अंदर उत्साह को भर देते हैं। उत्साह मीन्स खुशी को भर देते हैं। अध्ययन से हमें ऐसे अस्त्र प्राप्त होते हैं जिन्हें लेकर हम जीवन के भीषण संग्राम में अपनी छाप रख सकते हैं। अध्ययन अर्थात पढ़ने से हमें ऐसे अस्त्र शस्त्र, तो सुना होगा ना, हथियार होते हैं, एक क्या है दूर से फेंके जाते हैं, एक हाथ में रख के जो है चलाया जाता है। तो ऐसे क्या है हमें अस्त्र प्राप्त हो जाते हैं जिन्हें लेकर हम अपने जीवन के भीषण संग्राम होता है भयंकर युद्ध में अपनी छाप रख सकते हैं। अर्थात हमारी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा जो है भयंकर युद्ध, वही हो गया एक तरह से मुसीबत क्यों ना आ जाए, तो हम क्या है अपनी छाप अलग से क्या है अपनी छाप छोड़ देते हैं, छाप रखते हैं। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे, हम कुछ अच्छा सीखेंगे, अच्छे सीखने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, तो वो ज्ञान हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। अध्ययन से हमें उत्तम और उत्कृष्ट विचारों का अभ्यास
तथा उत्तम कार्यों की उत्तेजना मिलती है। जब हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन से हमें क्या उत्तम अच्छे विचार हम का आभास तथा उत्तम कार्यों की उत्तेजना मिलती है। अर्थात अध्ययन करने से, पढ़ने से हमारे अंदर क्या है, अच्छे अच्छे विचार हमारे अंदर आते हैं, उसका आभास हमें होता है और अच्छे कार्य करने की उत्तेजना अर्थात प्रेरणा या शक्ति हमें मिल जाती है। पढ़ने से हमारे व्यवसायों की बुराइयों और प्रलोभनों का, हमारे आचार व्यवहार की त्रुटियों का, हमारी कुप्रवृत्तियों का निराकरण होता है। पढ़ने से, अगर हम पढ़ते हैं, ज्ञान में हमारी वृद्धि हो जाती है, तो उससे हमारे व्यवसाय तो वैसे कोई बिजनेस होता है, ठीक है, तो उसकी बुराइयाँ क्या है, प्रलोभन होता है, लालच। उसमें क्या है, हम लालच में आ जाते हैं, घिर जाते हैं लालच से। हमारा आचार व्यवहार हमारा क्या है, दूसरों से बात करने का तरीका, उनके साथ व्यवहार करने का तरीका, उसकी त्रुटियाँ होती हैं, कमियाँ, जो हम किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाते, उसमें क्या क्या कमियां हैं। हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारे अंदर जो क्या है बुरी प्रवृत्तियाँ हैं, क्या है बुरी इच्छाएं लगाओ, उनका निराकरण होता है। निराकरण मीन्स मिटना या हटना। अगर हम पढ़ते हैं, पढ़ने से हम अगर कहीं गलत दिशा में भी जा रहे हैं, हमारे अंदर बुराइयाँ पहले पैदा हो चुकी थी, जन्म ले चुकी थी, हमारे अंदर जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं, मिट जाती हैं, दूर हो जाती हैं। किससे? अध्ययन से। इस प्रकार अध्ययन औषधोपचार का काम करता है। औषधोपचार क्या होता है? दवाई। इस तरह से जो अध्ययन है, पढ़ाई है, वो हमारे लिए दवाई का काम करती है। पर अध्ययन या कि पढ़ना क्या वस्तु? पर कहते हैं अध्ययन है क्या चीज़? बिना किसी उद्देश्य के यूं ही सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उल्टते जाना, जैसा कि प्राय लोग मन बहलाव के लिए अवकाश के समय करते हैं, पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे राइटर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कहते पर अध्ययन है क्या चीज़, कौन सी ऐसी वस्तु का नाम है अध्ययन। अब फिर राइटर कह रहे हैं कि अगर बिना किसी उद्देश्य के, अगर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि आज हमने कुछ अच्छा सीखना है, बस सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास के जो है के लिए हम क्या सरसरी तौर पर ऐसे ही आम ही पुस्तकों के पन्ने पलटते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते नहीं कि फ्री बैठे होते हैं, कोई ना कोई मैगजीन उठा ली, उसके पन्ने पलटते रहते हैं। जैसा कि प्राय लोग मन बहलाव अर्थात अपने मन को बहलाने के लिए अवकाश, खाली समय का प्रयोग करने के लिए करते हैं। तो ऐसा पढ़ना कोई पढ़ना नहीं है। पुस्तकों में लिखी बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय में ग्रहण और धारण करने का नाम ही पढ़ना है। पढ़ना क्या है असल में, कि जो पुस्तकों में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, उनको विचार पूर्वक उन पे विचार करो, पूर्ण रूप से हृदय में उन्हें ग्रहण करो, अच्छे तरह से उनको अपने दिल में बिठा लो कि मैंने आज से इन चीज़ों का पालन करना है, इन बातों का पालन करना है, नियमों का पालन करना है, और इन्हें क्या है धारण करने का नाम पढ़ना है। अर्थात इन्हें मैं अपनी ज़िंदगी में क्या है लागू करूँगा, धारण करूँगा, जो जो अच्छी बातें हैं, तो उसी का नाम ही पढ़ना है। आर्थर हेल्पस कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। ये कोई राइटर है, ये वो कह रहे हैं कि हर एक इंसान को अपने पढ़ने का एक उद्देश्य रखना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक होना चाहिए, अर्थात उसके लिए नित्य एक समय रख लेना चाहिए कि जैसे जिस भी टाइम आप फ्री होते हो डेली, जैसे दोपहर का समय होता है या शाम का समय होता है, कोई एक समय निश्चित करो अपना क्या है पुस्तकें पढ़ने के लिए। सवेरे का समय विद्यार्थियों के लिए एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। सुबह का जो समय होता है वो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी हैं, आप जैसे बच्चे हैं, उनके लिए एकाग्रचित्त मीन्स अपने आप को एक ही जगह लगाना, अपने चित्त को, अपने मन को एक ही जगह लगाकर अध्ययन पढ़ना बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। कौन सा समय? सुबह का। उस समय चित्त बहुत तत्पर रहता है, उस समय जो मन है वो बहुत क्या है तत्पर रहता है, अर्थात मन कहीं और भटकता नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए वो तत्पर रहता है।
हाँ जी, उसकी सारी शक्तियाँ काम करने के लिए तैयार रहती हैं। तत्पर मीन्स भी तैयार होता है कि उस समय जो सारी की सारी शक्तियाँ हैं मन की, दिमाग की, वो सारी काम करने के लिए तैयार होती है। फ्रेश होता है सुबह सुबह हमारा मन जो है। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नान आदि के उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे। सुबह सुबह सूरदास जी क्या करते थे, पहले स्नान वगैरह करके खाते बाद में थे। जलपान मीन्स खाना पीना जैसे ब्रेकफास्ट हम करते हैं तो बाद में करते थे। पहले कुछ पद अर्थात कुछ पोइट्री की लाइंस जो है वो बनाते थे। अर्थात उस समय माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है कि सुबह सुबह कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं होती, किसी प्रकार का क्या है दुख पीड़ा कुछ नहीं होता। सुबह सुबह माइंड जो बिल्कुल फ्रेश होता है, तो सवेरे ही सुबह ही वो अपनी क्या है कुछ कविता की पंक्तियाँ बनाया करते थे, बाद में ही जलपान करते थे। प्रातःकाल का समय न मिलने पर सुबीते के लिए कोई भी समय रखा जा सकता है। अगर आपको क्या है प्रातःकाल का समय नहीं मिल रहा, सुबह आपके पास समय नहीं है, तो सुबीते के लिए तो दिन में कोई भी समय आप रख सकते हैं, चाहे सवेर का हो या रात का हो, चाहे 1 घंटे का समय हो या 2-3 घंटे का। नियम का दृढ़ता से पालन, अर्थात अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता तो सुबीते दिन में किसी भी टाइम आप पढ़ने का समय रख लो, लेकिन चाहे वो 1 घंटा हो चाहे 2-3 घंटे, लेकिन वो नियम से कोई भी समय है तो उसका दृढ़ता से पालन हो। ये नहीं है कि आज मैंने पढ़ लिया चलो 2 दिन बाद फिर देखेंगे, अभी नहीं, तो उसका क्या है अच्छे से पालन होना चाहिए। दूसरी बात है कि पढ़ना समझ बूझ कर होना चाहिए, अर्थात हम ग्रंथकार के भाव को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। पढ़ना ये नहीं कि पन्ने ही पलटना, बल्कि हमें जो भी हमारे लेखक हैं, ग्रंथकार हैं, उन्होंने लिखा क्या है उसे अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। उसकी वाक्य रचना पर ध्यान दें, उन्होंने जो वाक्य लिखे हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। उसके पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को समझें, उन्होंने पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है, ठीक है, उस चीज़ को हमें समझना चाहिए। उसके सिद्धांतों की परीक्षा करें, उनके जो सिद्धांत जो होते हैं उन्होंने दिए हुए हैं अपने, उनकी परीक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब उन्हें क्या है देखना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए कि हाँ ये सही लिखा है या नहीं लिखा। हम जो पुस्तक पढ़ें उसका मत भी देखें और अपना मत भी देखें, अर्थात जब हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो लिखने वाले के विचार क्या है, उसने कौन से ढंग से लिखी है और उसको पढ़ने से हमारे अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, वो भी देखें। मत होता है अपनी राय, अपना विचार। क्या हमारा चित्त वही भाव ग्रहण करता है जो ग्रंथकार ने धारण किया था, अर्थात जो उसने उसके बाद जो है चैप्टर के बाद शिक्षा लिखी, एक तरह से एग्जाम्पल कि इस चैप्टर में से क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है, क्या हमारा मन भी वही स्वीकार कर रहा है जो ग्रंथकार ने लिखा है। हम किन बातों में और कहाँ तक उससे सहमत हैं और क्यों, हम ग्रंथकार की जो बातों के साथ कहाँ तक सहमत है और क्यों है। जो पुस्तक इस प्रकार समझ बूझकर पूर्ण रूप से पढ़ी जाए वह सदा के लिए हमारी हो जाएगी, अर्थात उस पुस्तक को हमें इस तरह से समझ बूझकर पढ़ना चाहिए कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, हम भी उससे सहमत हैं, उसने अर्थात उसकी राय क्या है और हमारी राय क्या है। अर्थात जब हम इस तरह से समझ बूझ कर पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो सदा के लिए हमारी हो जाएगी, हमारी नस नस में वो घुस जाएगी और उसका विषय हमारे ज्ञान का अंग हो जाएगा। फिर उसका जो विषय क्या था, उसका विषय वस्तु क्या था, वो हमारे ज्ञान का एक भाग बन जाएगा। इस प्रकार पूर्ण रूप से 10 पुस्तकें पढ़ना साधारण रीति से 100 पुस्तकें पढ़ने से अच्छा है। अगर हम सिर्फ पन्ने ही पलट रहे हैं पुस्तकों के तो कह दिया लो भाई मैंने पूरी सेंचुरी कर दी, मैंने 100 पुस्तकें पढ़ ली, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम 10 पुस्तकें भी पढ़ लें तो वो भी बहुत है, लेकिन उसका विषय वस्तु क्या है, उससे क्या हमें सीखने को मिला है, उन सारी ज्ञान की बातों को अपने अंदर हम समेट लें। अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया से लाभ होता है। अध्ययन में बार बार अर्थात अध्ययन बार बार हम पढ़ते हैं, दोहराते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो उससे हमें क्या है लाभ मिलता है। इससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाती है। वही जैसे बच्चों आप आंसर जो है लर्न करते हो, रट्टा नहीं लगाना,
उसको जैसे सोच समझ के उसको पढ़ के अच्छे से लर्न कर रहे हो, 2 बार पढ़ोगे उसको, ठीक है, वो चीज़ मन में बैठ जाएगी। तो इसी तरह से बार बार पढ़ने से हमें लाभ होता है। जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुकता हूँ तो पुस्तक बंद करके उसमें आई हुई मुख्य बातों को ध्यान में लाता हूँ। प्रकरण होता है ग्रंथ का छोटा सा विभाग, छोटा हिस्सा। जब मैं कहते किसी पुस्तक का एक छोटा हिस्सा पढ़ लेता हूँ तो पुस्तक को बंद कर देता हूँ और उसमें मुख्य बातें क्या है उसको अपने क्या है माइंड में, ध्यान में लाने की कोशिश करता हूँ। इसी क्रम से मैं एक एक प्रकरण पढ़ता जाता हूँ, अर्थात उस पुस्तक का एक एक भाग पढ़ता जाता हूँ। जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तो सारी पुस्तक का अनुक्रम एक एक प्रकरण करके मन में धारण करता हूँ। जब मेरी सारी पुस्तक जो है ख़त्म हो जाती है तो उसका अनुक्रम अर्थात क्रम के अनुसार कि पहले प्रकरण में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, चौथे में क्या था, ठीक है। तो इस तरह से वो सारी की सारी बातें मैं दोहराता जाता हूँ और मुझे अच्छे से वो याद हो जाती हैं। अध्ययन में नोटबुक रखने से बड़ी सहायता मिल सकती है। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके चमत्कारपूर्ण अंशों को लिखते जाओ। जो तुम्हें अच्छी लगी बातें, चमत्कार पैदा कर देने वाली लगी, एक तरह से तुम्हें तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि करने वाली लगी, उनको अपनी एक नोटबुक में, अपनी डायरी में लिखते जाओ। यदि पुस्तक तुम्हारी ही है तो पृष्ठ के किनारे ऐसे स्थलों पर निशान करते जाओ जो बार बार पढ़ने योग्य हो। अगर तुम्हारी खुद की पुस्तक है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके क्या है पृष्ठ अर्थात पेज के किनारे ऐसे स्थल, ऐसी जगहों पर निशान लगा दो कि ये क्या है अच्छी बात है और फिर उसको आप बार बार पढ़ सको। जिसमें सुंदर उक्ति हो, जो संदिग्ध और हो अथवा जिसके विषय में छानबीन आवश्यक हो, अर्थात जिसमें सुंदर उक्ति हो। उक्तियाँ वैसे कथन होते हैं, किसी की कही हुई जो बात होती है जिसमें अच्छी अच्छी बातें कही गई हो राइटर के द्वारा, जो क्या है संदिग्ध हो, जहाँ जो आपको लगे ये संदेहपूर्ण है, संदेह है, डाउट है, अथवा जिसके विषय में छानबीन, और जिसके विषय में आप चाहते हो कि इसके ऊपर तो छानबीन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आप नोट करते जाओ। पढ़ने के विषय से में हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि जो कुछ हमें रुचे उसे अच्छी प्रकार पढ़ना और उस पर चिंतन करना। जो हमें रुचि अर्थात हमें रुचिकर लगे, इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ना और चिंतन करना, उसको अपने मन में बिठा लेना। और उसके बारे में चिंतन होता है सोचना, बाद में उसके बारे में सोचना। एक समस्या यह भी है कि कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए और कौन सी न पढ़ी जाए। भोजन सामग्री की भांति कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं, बिल्कुल सही है। ये पुस्तकें तो सब प्रकार की होती हैं। प्रतिकूल भोजन के समान निकृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से जो भोजन होता है अच्छा भोजन जो नहीं होता, ठीक है, वो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, उसी प्रकार से जो पुस्तकें हमें अच्छी नहीं है हमारे लिए, जिसमें ज्ञान की बातें नहीं है, ऐसी पुस्तकों को हमें त्याग देना चाहिए। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित है, जिनकी शब्दावली आडंबरपूर्ण है, जिनकी विषय वस्तु अर्थात जिनकी कहानियाँ दूषित है, बेकार है, अच्छी नहीं है, जिनकी शब्दावली, जिनके शब्द आडंबरपूर्ण है, जो हमारी समझ से परे हैं, ठीक है, आडंबर भरे हुए हैं, उसमें आडंबर मीन्स बनावटी से दिखाई देते हैं, ठीक है, दिखावटी से हो गए, बनावटी से हो गए, और जिसके विचार निकम्मे हैं वे हानिकारक होती हैं। ऐसी पुस्तकों को हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सामान्यतः अच्छी पुस्तकें काल और स्थान की सीमा को पार करके आगे बढ़ती रहती हैं। जो अच्छी पुस्तकें होती हैं वो क्या है, काल और स्थान, जो काल है और स्थान है उसकी सीमा, कहने का मतलब उसका विकास होता रहता है, वो आगे बढ़ती रहती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो कोई पुस्तक हाथ लगे उसका पढ़ना मात्र नहीं है। अर्थात जो अध्ययनशील पढ़ने वाले व्यक्ति हैं कि जो भी पुस्तक हाथ में लगी उसे पढ़ लो, उसका जो है कर्तव्य सिर्फ पढ़ना मात्र नहीं है, बल्कि अच्छी, उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकों का चयन करना भी सीखना है। अर्थात हमने सिर्फ पुस्तकें उठाकर पढ़ना नहीं है, पहले चयन भी करना है, कौन सी पुस्तकें अच्छी हैं, उपयोगी हैं, ठीक है, अच्छी पुस्तकें हैं, उनका चयन करना है, ये भी हमने सीखना है और फिर उसका अध्ययन करना है। तभी अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है। तब ही वो पढ़ना हमारे लिए क्या है, सार्थक हो सकता है। वो हमारे आत्म संस्कार,
हमारी आत्मा का और हमारे चरित्र का, हमारे करैक्टर का निर्माण करता है, उसके निर्माण में सहायक हो सकता है। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर अध्ययन। इससे हमें बस यही हमने सीखा है मेन कि अध्ययन क्या है, अध्ययन की विधि क्या है, अध्ययन की सार्थकता क्या है, अध्ययन की उपयोगिता क्या है, हमें किस समय पढ़ना चाहिए, कैसी ज्ञान की बातें जो है हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सीखकर हमें ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए, और कैसी पुस्तकों का चयन हमें करना चाहिए, कौन से समय का हमें चयन करना चाहिए। ठीक है, अपना जो है एक रूटीन बना लेना चाहिए कि हमें इस रूटीन में क्या है, पढ़ना ही पढ़ना है, और हमें कभी भी दूषित पुस्तकों का चयन नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए सही नहीं है। ऐसी पुस्तकों को हमें पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से बहुत सारे लाभ हैं। पुस्तकें हमारे सिर्फ ज्ञान में वादा नहीं करती, हमें जीवन जीने के तरीके भी सिखाती हैं। अच्छा, हम अगर कुछ सीखेंगे तो हम अच्छी बातें जब सीख रहे हैं पुस्तकों से, तो वो हमारे जीवन जीने में भी सहायक होती हैं।